राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या विशेषताएं हैं, क्या बातें हैं, उन्हीं बातों को शेयर करने के लिए आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूं। और आप सबको इसीलिए इस संकल्पना में जोड़ा गया है कि आप इस शिक्षा नीति को की विशेषताओं को देखिए, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समझाइए। यही इस अभिसंस्करण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। आज जो चर्चा के बिंदु हैं वो है इस तरह से कि अभिसंस्करण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, एक कार्यक्रम क्यों किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, महाविद्यालय के शिक्षकों से क्या अपेक्षाएं हैं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के, उन अपेक्षाओं को भी आपसे चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विशेषताएं क्या है, स्नातक पाठ्यक्रम की संरचना कैसे होगी, अकादमिक संरचना हमारी कैसे होगी, क्रेडिट सिस्टम और कोर्स की संरचना कैसे होगी, कैसे चुनाव किया जाएगा, वैकल्पिक विषय की उपलब्धता क्या रहेगी, व्यावसायिक विषय की उपलब्धता क्या रहेगी, आधार पाठ्यक्रम कैसे होंगे, हमारी मूल्यांकन व्यवस्था कैसे होगी, इन सारी विशेषताओं पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। वास्तव में इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य शासन द्वारा दिए गए आदेश का परिपालन है। और उन्होंने कल एक आदेश निकाला था कि नई शिक्षा नीति चूंकि मध्य प्रदेश में लागू हो गई है, अतः ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार किया जाए। इस अभिसंस्करण कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल क्रियान्वयन की दिशा में सभी समर्पित प्रयासों को संयोजित करना। क्या प्रयास किए जाएंगे, क्या प्रयास होंगे और कितनी जरूरत है इस नई शिक्षा नीति का हमारे छात्रों के लिए, क्योंकि यह पहली शिक्षा नीति है जो पहले की शिक्षा नीतियों से अलग हट करके है और समयकालीन है। आज की जो हमारी विशेषताएं हैं, आज के जो हमारी मांगे हैं, उन मांगों के अनुरूप दुनिया के तमाम विशेष शैक्षणिक विशेषताओं को देखते हुए यह तैयार किया गया है। छात्रों में रचनात्मक सोच और नवाचार किस तरह से लाया जा सकता है, यह भी इस नई शिक्षा नीति की विशेषता होगी। इस बारे में भी आज आपसे चर्चा होगी। ज्ञानार्जन को मनोरंजक और आकर्षक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम, आपने देखा होगा कि शिक्षा जब बच्चे जाते हैं स्कूलों में तो प्ले ग्रुप में जब उन एडमिट होते हैं, प्रवेश होता है उनका, तो वहां पे उनको इस तरह का माहौल तैयार किया जाता है कि वो शैक्षणिक गतिविधियों में भी संलिप्त रहे और उनका मनोरंजन भी हो। तो इस शिक्षा नीति में भी उन सारे आपके बच्चे के उम्र को देख करके उन सारी विशेषताओं को सम्मिलित किया गया है। प्राध्यापकों से क्या अपेक्षा है, क्या सोचना है, मानसिकता को कैसे सोचना में है बदलना, यह जो मुख्य विशेषता है। हम क्या सोचते हैं यह जरूरी नहीं होता है, जरूरी यह होता है कि हम कैसे सोचते हैं। अपने उच्च शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित जानकारी का प्रचार प्रसार करना। अब हमारे प्रथम वर्ष के छात्र जो आएंगे उनके लिए, जो इस महाविद्यालय में एडमिशन लेंगे या बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, हालांकि अभी हमारा महाविद्यालय और भोपाल स्थित उत्कृष्टता महाविद्यालय दोनों के पाठ्यक्रम की एक अपनी अलग विशेषताएं हैं और इन विशेषताओं के तहत पाठ्यक्रमों का कैसे निर्माण किया जाए, यह शासन स्तर पर अभी चर्चा चल रही है। और हो सकता है कि एक दो दिन में
ये इस बात पर भी फैसला ले लिया जाए कि उत्कृष्टता केंद्र भोपाल और शासकीय ठाकुर रणमल सिंह महाविद्यालय रीवा के पाठ्यक्रम कैसे हो। लेकिन अभी जो आज हम चर्चा करेंगे वो एक समग्र पाठ्यक्रम में से है, यूनिफाइड पाठ्यक्रम में से है कि पूरे प्रदेश में किस तरह के पाठ्यक्रम चलेंगे। तो इस तरह से जो इस पर हम आपको चर्चा करें। इस शिक्षा नीति की जो विशेषताएं हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश में पाठ्यक्रम लागू किया गया है, पहला है स्नातक स्तर पर 4 वर्षीय पाठ्यक्रम। हमारा जो स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम होगा वो 4 वर्ष का होगा और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होगा, अर्थात कि बच्चे अपने इच्छा के अनुसार अपने विषयों का चयन कर सकेगा। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, हमने विज्ञान के ऐसे बच्चों को देखा, हमारे यहां भी बच्चे हैं जिनका संगीत से बहुत रुचि रहता है। वो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं, जूलॉजी कर रहे हैं, बॉटनी कर रहे हैं, लेकिन संगीत के प्रति उनकी प्रगाढ़ता है, एक अगाध प्रेम है, एक लगाव है। तो अगर वो लड़का चाहता है कि हम वैकल्पिक विषय के रूप में संगीत का चयन कर ले, फिजिक्स के साथ हम संगीत का पाठ्यक्रम पूरा करें, तो ये भी इस शिक्षा नीति में, इस पाठ्यक्रम में रखा गया है। माने एक तरह से जो स्टूडेंट के लिए जो है एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, एक अकादमिक लचीलापन रहेगा, वो अपनी इच्छा के अनुसार वो चुनाव कर सकेगा। बहुविषयक दृष्टिकोण और उन सब की उपलब्धता रहेगी। लेकिन इसके साथ ये भी बात है कि जैसे बहुत सारे ऐसे महाविद्यालय हैं, यहां पे हम आपके महाविद्यालय के लिए बात कर रहे हैं, तो आपके महाविद्यालय में मल्टी डिसिप्लिनरी व्यवस्था है, अर्थात हमारे यहाँ आर्ट भी है, हमारे यहाँ विज्ञान भी है, हमारे यहाँ वाणिज्य भी है, हमारे यहाँ कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। तो हमारे महाविद्यालय के लिए कोई भी स्थितियां असामान्य नहीं होंगी। लेकिन कुछ ऐसे महाविद्यालय हैं जहां मान लीजिए कि आर्ट चल रहा है, वहां वाणिज्य नहीं है और लड़का वाणिज्य पढ़ना चाहता है, तो वो ऐसे महाविद्यालयों के छात्रों के लिए वो लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो कुछ पाठ्यक्रम में चयन किया है, तो ये भी इसमें व्यवस्था की जा रही है कि जिले में स्तर जो दूसरे महाविद्यालयों में शिक्षक हैं, बहुविषयक शिक्षक हैं, उनको जो है पढ़ाने के लिए वहां पे भेजा जाएगा। अब ये किस तरह से भेजा जाएगा, इसकी व्यवस्था क्या रहेगी, जब शासन द्वारा दिशा निर्देश आएंगे तब वो आपको बताया जाएगा। इस शिक्षा नीति की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का पाठ्यक्रम में समावेश किया गया है। पहली बार हम बहुत सारे इतिहास पढ़ते थे, बहुत सारे ऐसे छुपे हुए लोग थे जिनको हम कभी समझे नहीं, जाने नहीं कि ये इनका भी कोई कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए या फ्रीडम मूवमेंट के लिए। तो जो हमारा ये पहला जो कोई भी प्रश्न पत्र होगा, उसका जो कोशिश किया गया कि जो पहला चैप्टर होगा वो भारतीय ज्ञान परंपराओं से सवरा हुआ होगा। अर्थात हमारी जो विशेषताएं हैं, चाहे जैसे हम मेडिकल साइंस पढ़ रहे हैं, मेडिसिन के बारे में, तो मेडिकल साइंस में यहां जो हमारा जो इंडिजिनस सोच थी, इंडिजिनस जो थिंकिंग थी, जो देशज ज्ञान था, वो क्या था, उसकी क्या विशेषताएं थी, उन विशेषताओं को भी रखा गया है। और एक विशेषता और है कि शोध प्रविधि एवं स्नातक शोध प्रबंध, ये जो है बच्चे को जो है रिसर्च, अभी पीजी में पढ़ता था तब उसको रिसर्च मेथोलॉजी और प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता था, लेकिन यह पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई है कि स्नातक स्तर पर भी जो है वो शोध प्रबंध लिख सकता है, प्रोजेक्ट कार्य लिख सकता है। और क्रेडिट हस्तांतरण की सुविधा एक ये भी है, जैसे अब व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाना है और बहुत सारे ऐसे पाठ्यक्रम हैं जैसे हमारे एनटीपीएल चला रहे हैं, इग्नू चला रहा है, स्वयं चला रहा है, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट जो संस्थान हैं, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे आईआईएम हो, वो जो है इन पाठ्यक्रमों को चला रहे हैं, मूक कोर्सेज हैं। तो अगर कोई बच्चा वहां व्यावसायिक पाठ्यक्रम करता है और क्रेडिट हस्तांतरण कर लेता है,
तो फिर उसको इस महाविद्यालय के जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो क्रेडिट हस्तांतरण हो जाएंगे, यहां पे जुड़ जाएंगे। तो ये भी एक लचीलापन ये भी हमें देखने को मिलता है, ये भी इस व्यवस्था की गई है। कला, विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और अन्य पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देना, ये भी उद्देश्य है। आप देख रहे हैं कि हमारा अभी ओलंपिक हुआ, ओलंपिक में हमारे बहुत ही कम हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन बहुत बढ़िया रहा दूसरे ओलंपिक की तुलना में। तो हम ऐसे जब जहां हमारी देश की जनसंख्या 133 करोड़ से ज्यादा है, हो गई है, और छोटे छोटे देश इतने सारे मेडल ला रहे हैं, तो हम क्यों नहीं ला सकते हैं? तो क्यों ना उसको जो है हम शुरू से ही अपने पाठ्यक्रमों में इसका समावेश करें, दूसरे देशों में जैसा होता है। तो अपने कला, विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और अन्य पाठ्यक्रमों को इसलिए हम लाएं कि हम सिर्फ नौकरी की तरफ छात्र हमारा न भागे, बल्कि वो अपना एक व्यवसाय की संरचना कर सके, एक अपना रोजगार स्वतः चला सके। ये भी एक व्यवस्था आपको ये इसमें रखी गई है। तो जीवन कौशल को विकसित करना, ये सारी व्यवस्थाएं जो है इस पाठ्यक्रम में रखी गई है। स्नातक पाठ्यक्रम की संरचना कैसे होगी? अब आप छात्रों को बताइए, पूरा जब ऑनलाइन हम प्रवेश प्रक्रिया शुरू करेंगे तो ये सारी चीजें आ गई हैं, और पहले तो नहीं थी। और ये संभवतः वो बच्चे जो बच्चे पहले से फॉर्म भर दिए हैं, और वो उनके लिए कुछ ऐसे बहुत सारे बच्चे आए थे कल कि पहले से फॉर्म भर दिए हैं और ये सारे विषय नहीं आए थे, लेकिन उनके लिए सरकार अलग से वो बनाएगी, नीति निर्देशक जारी करेगी, और उनको भी जो क्रेडिट आपको जो है सीबीसीएस पाठ्यक्रम का चुनाव करने की एक तरह से उन्हें भी मौका मिलेगा। तो एक मेजर विषय होगा, मुख्य विषय होगा, एक गौड़ विषय को एक माइनर विषय होगा, एक वैकल्पिक विषय होगा जिसका चुनाव स्टूडेंट कर सकता है। सारे पाठ्यक्रमों का चुनाव वो अपने मन के मुताबिक कर सकता है। एक कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम होगा, जो स्किल छात्र के इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, स्पोर्ट्स का हो, योगा का हो, या अन्य रोजगार से संबंधित हो, ये पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। और यही पाठ्यक्रम आपको स्वयं या मूक के द्वारा भी चलाए जाएंगे। और इन पाठ्यक्रमों, अगर वहां पे कोई छात्र ये कोर्सेस कर लिया है तो वो क्रेडिट उसको हस्तांतरण हो जाएगी, ये व्यवस्था की गई है। ये भी इसकी भी व्यवस्था की गई है। फिर इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप आपको फील्ड प्रोजेक्ट और आपके जो ये आपको सबसे ये भी व्यवस्था की गई है कि आप किसी भी संस्था में इंटर्नशिप करने के लिए जा सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट कार्य आप ले सकते हैं, वो प्रोजेक्ट कार्य क्या होंगे उनकी संरचना बताई जाएगी। तो इस तरह से जो है स्नातक पाठ्यक्रम की संरचना तय की गई है। और जो स्नातक चतुर्थ पाठ्यक्रम है, चतुर्थ वर्ष होगा, जब वो 3 वर्षों में बच्चे ने पढ़ लिया और चौथे वर्ष में वो जाएगा, तो ये इस बात को ध्यान में रखा गया है कि वहां स्नातक चतुर्थ वर्ष में अध्ययन के लिए 3 मुख्य प्रश्न पत्र होंगे, और उसके साथ ही साथ शोध प्रविधि और स्नातक शोध प्रबंध भी छात्र लिख सकता है, ऐसी भी व्यवस्था की गई है। और वही इंटर्नशिप, परियोजना, फील्ड प्रोजेक्ट और शिक्षुता, इन सब को जो है इनका भी जो है वहां पे वो प्रयोग कर सकता है, वो ले सकता है। तो इस तरह से जो है स्नातक पाठ्यक्रम की संरचना की गई है। अब यहां पे जो स्ट्रक्चर है यूजी प्रोग्राम, एक चार्ट के द्वारा यहां पे हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि आप देखिए कि यहां पे एक मेजर प्रोजेक्ट है, ऑन फैकल्टी, एनी फैकल्टी, स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स, फील्ड प्रोजेक्ट, क्रेडिट सिस्टम, क्वालिफिकेशन द क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स। तो ये इसमें मेजर माइनर सारे जो ये चार्ट आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे, ये चार्ट बता दिए जाएंगे, और इनके अनुसार बच्चों को आपको समझाना है कि कैसे आपको चुनाव करना है, किस तरह से चुनाव करना है। आप
और ये बच्चे की इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा कि वह कौन सा विषय लेना चाहता है। साइंस के साथ कौन सा विषय ले सकता है, वैकल्पिक विषय के रूप में ले सकता है। लेकिन हाँ, यहां पर एक बात और बता दें कि कोई आर्ट का लड़का है और वो सोशियोलॉजी है या पॉलिटिकल साइंस है, उसके साथ वो कहता है मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा, तो ये उसको नहीं मिलेगा। अगर 12th की क्लास में उसने साइंस नहीं पढ़ा है तो वो फिर विज्ञान के पात्र नहीं होगा, विज्ञान जो है विषय प्रश्न पत्र को नहीं ले सकेगा। लेकिन जो साइंस के छात्र हैं, विज्ञान के छात्र हैं, उनके अंदर वो जो है इन आर्ट के प्रश्न पत्रों को ले सकता है। जैसे कोई एक फिजिक्स ले रहा है और फिजिक्स के साथ सोशियोलॉजी पढ़ना चाहता है, ये उसके पास अवसर रहेगा कि वो इन सब को जो है उस पढ़ ले, ये चीज भी रहेगी। तो ये सारी चीजें आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। ये चार्ट जो है आपको बता दिया जाएगा। अकादमिक संरचना कैसी रहेगी हमारी? अकादमिक संरचना होगी कुल 160 क्रेडिट, 160 क्रेडिट के होंगे। जो मेजर सब्जेक्ट होगा वो 54 क्रेडिट्स का होगा। जो माइनर सब्जेक्ट होगा वो एक तरह से आपका 28 क्रेडिट्स का होगा। जो आपका वैकल्पिक होगा विषय होगा वो 18 क्रेडिट्स का होगा। जो आपका कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम होगा वो 12 क्रेडिट का होगा, 12 क्रेडिट्स का होगा। और जब आधार पाठ्यक्रम होंगे वो 24 क्रेडिट्स के होंगे। और फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, कम्युनिटी इंगेजमेंट, ये सब जो है 160 ये 24 क्रेडिट्स के होंगे। कुल टोटल जो पाठ्यक्रम होगा अकादमिक संरचना वो 160 क्रेडिट्स में रखी गई है। अकादमिक संरचना में इंटर्नशिप क्या होगा? स्नातक प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष में विद्यार्थी को फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, शिक्षुता, सामुदायिक जुड़ाव और सेवा में से किसी एक का चयन कर 4 क्रेडिट अर्जित करना अनिवार्य होगा। प्रथम वर्ष, प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष में कोई भी वो प्रोजेक्ट, फील्ड प्रोजेक्ट भी ले सकता है, इंटर्नशिप भी कर सकता है, और इनमें से किसी एक का उसको चयन करना पड़ेगा जो 4 क्रेडिट्स का होगा। मुख्य विषय जो लेगा वो मेजर जो उसका पेपर होगा या प्रश्न पत्र होगा, विषय होगा, उसके अतिरिक्त एक माइनर लेगा। और वैकल्पिक विषय में स्नातकोत्तर करने के लिए विद्यार्थी को तृतीय वर्ष में आधार पाठ्यक्रम के स्थान पर सब्जेक्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट का चयन कर 8 क्रेडिट अर्जित करने होंगे। किसके लिए? जो पीजी लेगा, पीजी करेगा। स्नातकोत्तर करने के लिए विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में आधार पाठ्यक्रम नहीं चलेगा, उसके स्थान पर वो पेपर वो लेगा, सब्जेक्ट रिलेटेड जो प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट करेगा। चाहे वो साइंस वाले हैं तो साइंस के प्रोजेक्ट करेंगे, आर्ट्स के हैं तो आर्ट के प्रोजेक्ट करेंगे, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स के प्रोजेक्ट करेंगे, और इसमें वो उसको 8 क्रेडिट अर्जित करने होंगे। स्नातक चतुर्थ वर्ष में विद्यार्थी को विषय आधारित इंटर्नशिप में से किसी एक का चयन कर 12 क्रेडिट अर्जित करने का अनिवार्य होगा। तो इस तरह से जो है चौथे वर्ष और ये भी ये व्यवस्था की जा रही है कि जिस बच्चे का 7.5 सीजीपीए से ज्यादा होगा वही पीजी कर सकता है। सबके लिए पीजी के अवसर नहीं होंगे, यह भी बताया गया है। तो अभी तक जो दिशा निर्देश मिले हैं कि 7.5 सीजीपीए आपको छात्र को अचीव करने होंगे, तभी वो आगे आ सकता है, स्नातकोत्तर स्तर पर वो पढ़ सकता है, अन्यथा नहीं। क्रेडिट सिस्टम एवं प्रश्न पत्र की संख्या कितनी होगी? स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष,
तृतीय वर्ष और चतुर्थ वर्ष में मुख्य विषय 54 क्रेडिट्स के होंगे। प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में मुख्य विषय में 6 क्रेडिट होंगे, 2 प्रश्न पत्र होंगे, और तृतीय वर्ष में मुख्य विषय के 6 क्रेडिट के 2 विषय विशिष्ट वैकल्पिक DSC जिसे हम कहते हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, एवं चतुर्थ वर्ष में 3 विषय डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव के प्रश्न पत्र होंगे। तो इस तरह से जो है क्रेडिट सिस्टम एवं प्रश्न पत्रों की जो संख्या होगी, तो प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष में टोटल 54 क्रेडिट्स का होगा। क्रेडिट कोर्स संरचनाएं कैसे होंगी? जैसे टाइप 1 में 6 थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, 4 थ्योरी और 2 प्रैक्टिकल, 2 थ्योरी 4 प्रैक्टिकल, ट्यूटोरियल 1 और 5 थ्योरी। ये मतलब इस तरह से क्रेडिट कोर्स की संरचना होगी। प्रथम वर्ष में अब आप जानते हैं कि ये पहली शिक्षा नीति है, जिस शिक्षा नीति में पहले क्या होता था कि अगर कोई लड़का फर्स्ट ईयर कर लिया और ड्रॉप आउट ले लिया, या उसकी कहीं जॉब लग गई, या वो नहीं पढ़ना चाहता है, तो वो उसका स्नातक डिग्री जब तक वो नहीं करेगा तब तक उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। अब प्रथम वर्ष जो 40 क्रेडिट्स का होगा वो सर्टिफिकेट कोर्स होगा। लड़का के लिए ये अवसर है कि वो 1 वर्ष पढ़ने के बाद वो दूसरे वर्ष नहीं पढ़ना चाहता है अगर, तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। द्वितीय वर्ष में ये भी 40 क्रेडिट का होगा। 2 साल में उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा कोर्स का मिलेगा, दर्जा मिलेगा। 2 वर्ष बाद अगर वो तीसरे वर्ष नहीं पढ़ना चाहता है तो वो डिप्लोमा जो है उसको सर्टिफिकेट मिलेगी। फिर तृतीय वर्ष जो 40 है, 40 क्रेडिट्स का होगा। अगर जो लड़का इन तीनों वर्ष पाठ्यक्रम को पूरा किया है तो उसको डिग्री कोर्स मिलेगी। और जो बैचलर विथ रिसर्च अर्थात स्नातक डिग्री कर लिया है और वो पीएचडी करना चाहता है आगे, तो उसको सीधे प्रवेश मिलेगा, लेकिन रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर पढ़ना अनिवार्य होगा और जो प्रोजेक्ट वर्क होगा वो करना अनिवार्य होगा। तो इस तरह से चारों वर्ष में माने प्रति वर्ष हर वर्ष 40 क्रेडिट्स का होगा और कुल मिलाकर के 160 क्रेडिट्स हम पढ़ेंगे। वैकल्पिक विषय इलेक्टिव जो हम कहते हैं इसकी उपलब्धता रहेगी। हम अंतर संकायी विषय के चयन हेतु प्रत्येक महाविद्यालय में विकल्प की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। ये शासन का आदेश है कि वैकल्पिक विषय की उपलब्धता जो है प्रत्येक महाविद्यालय के लिए उपलब्ध हो। एकल संकाय महाविद्यालय में अन्य संकाय के विषयों की अध्यापन व्यवस्था जिला मुख्यालय में अवस्थित महाविद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों की सहायता होगी। अर्थात एकल महाविद्यालय, एकल संकाय, मान लीजिए जहां जिस कॉलेज में सिर्फ एक ही संकाय, बहुत सारे कॉलेज होंगे, जैसे मनगमा, मुझे लगता है कि मनगमा में है, नस्टिगवा में है, जो छोटे छोटे कॉलेज भी खोले गए हैं वो सिर्फ वहां भी आर्ट है, वहां कॉमर्स नहीं है, वहां साइंस नहीं है। तो अगर कोई भी लड़का दूसरे कोर्स को चयन किया है तो वहां जो पाठ पढ़ाने की व्यवस्था होगी, अभी तक जो दिशा निर्देश मिला है कि जो समीपवर्ती जो कॉलेज होंगे वहां के शिक्षकों को वहां पे डिप्लॉय किया जाएगा 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। यह सरकार शासन कैसे करती है वो बताएगी। कला और वाणिज्य में एकल संकाय महाविद्यालयों में अन्य किसी भी संकाय के तहत विज्ञान संकाय से विषय चुनने का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। ये आपको पहले ही बता दिया कि कला और वाणिज्य महाविद्यालय में अगर एकल संकाय का है तो अगर वहां के छात्र चाहते हैं कि हम साइंस पढ़ें तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकेंगे, क्यों? ये अवसर नहीं मिलेगा उनके लिए, क्योंकि वहां पे विज्ञान नहीं है और विज्ञान न होने के कारण वो नहीं पढ़ पाएंगे।
वो सिर्फ कला और वाणिज्य में से, तो वाणिज्य में से जो वैकल्पिक विषय होंगे प्रश्न पत्र वो छात्र चयन करेगा। जैसे मान लीजिए वो सोशियोलॉजी से ऑनर्स कर रहा है, सोशियोलॉजी एक मेजर लिया है, तो माइनर में अगर उसकी इच्छा है कि अकाउंटिंग वो पढ़े या जो विषय दिए गए हैं तो वो ऐसा कर सकता है, ये व्यवस्था रहेगी। अब यहां पे एक आपको बताया गया है कि किस तरह से जो है वैकल्पिक जो इलेक्टिव विषय होंगे, आर्ट्स के लिए क्या होंगे, साइंस के लिए क्या होंगे, कॉमर्स के लिए क्या होंगे और अदर्स के लिए क्या होंगे। आपको बता दें ये पहली बार है कि हम एनसीसी, एनएसएस और स्पोर्ट्स तीनों को भी जो है हमने वैकल्पिक विषय के रूप में चुनाव किया है। और महू एक जो पहला कॉलेज है जहां पे वो एनसीसी को जो है, एनसीसी भी वहां वैकल्पिक विषय के रूप में पाठ्यक्रम उन लोगों ने बना लिया है। शायद वो पाठ्यक्रम पूरे प्रदेश में भी लागू हो, जैसा भी दिशा निर्देश मिलेगा वो बताया जाएगा। तो जैसे आर्ट के लिए है तो आर्ट के जो विषय दिए गए हैं, और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो हमारे इंडिजिनस कल्चर से जुड़े हुए हैं। जैसे मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों का सामान्य परिचय, लोक नृत्य है। अगर मान लीजिए कोई साइंस का लड़का है और वो लोक नृत्य पर में उसकी गहरी रुचि है और वो पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र लेना चाहता है तो वो चुनाव कर सकता है। बैंकिंग का अर्थशास्त्र है, संगठनात्मक व्यवहार, कम्युनिकेटिव अंग्रेजी है, भूगोल के हैं, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट पर भी है, पर्यावरण के मुद्दे हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्स डिजाइन किए गए हैं कि जो साइंस का लड़का आर्ट्स के इन इलेक्टिव कोर्सेज को ले सकता है, ये भी व्यवस्था की गई है। साइंस के जो कोर्सेज हैं वैकल्पिक, हर्बल प्रसाधन सामग्री है, नर्सरी प्रबंधन है, बहुत जरूरी है नर्सरी प्रबंधन। हम काफी छात्रों का काफी रुचि रहता है, बहुत सारे गांव से बच्चे आएंगे तो निश्चित है कि वो भी नर्सरी प्रबंधन अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये नर्सरी प्रबंधन वो उपलब्ध होगा। दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र है, कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्स हैं, एमएस ऑफिस वगैरह है, रंगाई छपाई है, खनिज चट्टाने, कुछ ज्योग्राफी के भी कोर्सेज हैं, मानव रोग है, मधुमक्खी पालन है, रेशम उत्पादन है। माने ऐसे कोर्सों को रखा गया है कि जिनसे छात्र रोजगार स्वतः अपना डेवलप कर सके। कॉमर्स के कोर्स हैं इसी तरह से भारत के बैंकिंग संस्थाएं हैं, मुद्रा बैंकिंग है, और अदर्स में एनसीसी, एनएसएस, शारीरिक शिक्षा, इनको तो आपको बताया कि इनको रखा गया है। तो इस तरह से इस शिक्षा नीति में वैकल्पिक विषयों या वैकल्पिक प्रश्न पत्रों की संरचना करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि छात्र अपनी सुविधा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार वह इन इलेक्टिव प्रश्न पत्रों को या इलेक्टिव विषयों का चुनाव कर सकता है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम में क्या रहेगा, माने ये इसलिए बनाया गया है कि उच्च शिक्षा को हम रोजगारोन्मुखी बनाएं और छात्र के अंदर व्यावसायिक व कौशल संवर्धन करें, उसका व्यवसाय के प्रति जो उसके अंदर की अभिरुचियां हैं उनको जागृत करें, और इससे जो है इनका उसकी भी जो है जहां देश की तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी ही, छात्र रोजगार कर लेगा तो एक तरह से उसके भी जो है जो नौकरी की तरफ उसका जो रुझान होता है पढ़ने के बाद, वो रुझान थोड़ा सा खत्म होगा और नौकरी से ज्यादा वो पैसे कमा लेगा अपने व्यवसाय में। ये इस बात का ध्यान रखा गया है। विद्यार्थी प्रतिवर्ष नवीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकते हैं, ये भी है रखा गया है कि फर्स्ट ईयर में अगर उसने दूसरा व्यावसायिक पाठ्यक्रम लिया है तो दूसरे साल दूसरा ले सकता है, तीसरे साल दूसरा ले सकता है। ये उसके ऊपर है कि उत्तरोत्तर कौशल संवर्धन उसके अंदर कितना ज्यादा हो रहा है, वो इन उसके अभिरुचियां किस तरह से जो है मल्टी डिसिप्लिनरी हो रही है, इनको भी जो है ध्यान में रख करके ये पाठ्यक्रम बनाया गया। प्रत्येक महाविद्यालय अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं तथा महाविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर इन पाठ्यक्रमों में से पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकेंगे कि ये कौन कौन से जो है वो
ये महाविद्यालयों के ऊपर है कौन कौन से वो पाठ्यक्रम उनके वो लागू कर सकती हैं, और ये उसके क्या उपलब्ध संसाधन क्या उपलब्ध हैं, उस आधार पर इन पाठ्यक्रमों को लागू किया जाएगा। इसकी अध्यापन व्यवस्था सेक्टर काउंसिल अथवा स्थानीय शासकीय विभागों जैसे कृषि, विद्युत, तकनीकी शिक्षा, हम दूसरे जैसे मान लीजिए कोई ऐसा हमने पाठ्यक्रम लागू कर दिया कि इंजीनियरिंग कॉलेज के वो टीचर उसको पढ़ाएंगे, तो हम उनको जो है यही व्यवस्था की गई है कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक कॉलेज के भी टीचर ला करके वहां पे पढ़वाएं, उनको जो ऑनरेरियम की व्यवस्था होगी वो शासन निर्धारित करेगी। तो ये भी इस तरह से है। और विद्यार्थियों को स्वयं, जैसे आपको चर्चा किया था अभी कि एनपीटीईएल है, पीएम कौशल विकास योजना है, ओपन यूनिवर्सिटी के बहुत सारे ऑनलाइन पाठ्यक्रम हैं, अगर वो यहां पे विकल्प का चुनाव कर रहा है व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का, और यहां वो महाविद्यालय में नहीं किया है, यहां पे चुनाव किया है, तो यहां पे जो क्रेडिट वो अर्जित करेगा वो क्रेडिट वहां पे हस्तांतरण हो जाएगी, वो महाविद्यालय में हस्तांतरण होगी। तो ये भी व्यवस्था होगी। जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है उनको जो तैयार किया गया, करीब 25 ऐसे पाठ्यक्रमों को आइडेंटिफाई किया गया है, जिनमें सौंदर्य और स्वास्थ्य कल्याण है, औषधि पौधे हैं, पोषण और आहार विज्ञान है, वित्त सेवाएं हैं, रिटेल मैनेजमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है। ये सारे बहुत सारे चीजें, बहुत सारे पाठ्य सामग्रियां हैं जिनको जो है इस पाठ्यक्रम में लाया गया है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक साइंस से भी है, विद्युत इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है, हैंडीक्राफ्ट है, हस्तशिल्प है। आप देखिए हस्तशिल्प से कितना ज्यादा फायदा होता है, तो वो भी व्यवस्था की गई है कि हम हस्तशिल्प को कैसे प्रमोट करें। आप देखते हैं चाइना और जापान जो ऐसे हमारे सामने उदाहरण है, और खासतौर से इजराइल को आप ले लीजिए कि वहां पे जो जैविक खेती करने की जो सिस्टम उसने लागू किया है शायद दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो एक तरह से हमारे प्रधानमंत्री इजराइल भी जा चुके हैं, वहां देखा था वहां की स्थितियां। तो शायद इस शिक्षा नीति में उनकी ये योजना थी, उनका एक सपना था कि हम ऐसी चीजों को लाएं कि छात्र अधिक से अधिक उसका लाभ ले सके। व्यक्तित्व विकास के भी है, बहुत जरूरी है। हम कंपटीशन में जाते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे हम हमारा पर्सनालिटी ओरिएंटेशन कैसे हो सकता है, ये ऐसे प्रोग्राम मूक और एनपीटीईएल और स्वयं संस्थानों द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। ये भी हम कर सकते हैं। जो हमारा आधार पाठ्यक्रम होगा, आधार पाठ्यक्रम स्नातक स्तर पर 3 वर्ष में संचालित होगा। आधार पाठ्यक्रम में 2 प्रश्न पत्र 4-4 क्रेडिट से होंगे, अर्थात एक जो प्रश्न पत्र होगा वो 2 क्रेडिट से, और उसमें एक प्रश्न पत्र में 2 भाग होंगे, आगे हम आपको बताएंगे। तो वो 2-2 क्रेडिट्स के होंगे। इस तरह से 4-4 क्रेडिट्स आपको छात्र को पढ़ना पड़ेगा। इस तरह विद्यार्थी दोनों प्रश्न पत्रों को मिलाकर कुल 4 योग्यता संवर्धन विषयों का अध्ययन प्रतिवर्ष करेगा। इन 2 प्रश्न पत्रों के समूह में विद्यार्थी एक प्रश्न में हिंदी एवं अंग्रेजी विषय के अतिरिक्त दूसरे प्रश्न में प्रत्येक वर्ष 2 पृथक पृथक विषय का अध्ययन करेंगे। तो हिंदी और अंग्रेजी जो होगा वो 2-2 क्रेडिट का हो गया, तो इस तरह से 4 क्रेडिट हो गए। आधार पाठ्यक्रम ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 100 क्वेश्चन का होगा ये, और 2 प्रश्न पत्र होंगे, और इसमें इंटरनल वैल्यूएशन का अभी प्रावधान नहीं किया गया। आंतरिक मूल्यांकन की जो व्यवस्था है वह आधार पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। अब वो आनर हमारे अपने कॉलेज के लिए क्या होता है, अब ये और दिशा निर्देश जब मिल जाएगा तो हो सकता है कि वो एक्सीलेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वही हमारे महाविद्यालय का भी स्ट्रक्चर होगा। तो ये कोशिश की जा रही है, वहां पे शासन स्तर पे बातचीत है, वो अलग से दिशा निर्देश निर्धारित करेंगे। अब जो आधार पाठ्यक्रम है, अब आप देखिए यहां पे हिंदी 50 अंक का होगा और अंग्रेजी 50 अंक होगा। तो 2 हिंदी के क्रेडिट होंगे और 2 अंग्रेजी के क्रेडिट होंगे। इस तरह से 4 क्रेडिट होंगे। जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंट स्टडीज होगा, और योग एवं ध्यान। योग का भी जो है हमारे महाविद्यालय में योग की टीचर आ चुकी हैं और हमारे छात्रों को बहुत लाभ मिलेगा। और
टीचर भी जो है उसका लाभ ले सकेंगे। तो योग एवं ध्यान ये जो है ये भी 2-2 क्रेडिट का होगा। पर्यावरण जो है 2 क्रेडिट का होगा और योग एवं ध्यान 2 क्रेडिट का होगा। इस तरह से 4 क्रेडिट हो जाएंगे। तो प्रथम वर्ष में इस तरह से 8 क्रेडिट हो गए। दूसरे वर्ष में इसी तरह से हिंदी अंग्रेजी होगा। फिर स्टार्टअप्स है, महिला विमेन इंपावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का है, तो ये 2-2 क्रेडिट्स के होंगे। इसी तरह से तृतीय जो है डिजिटल जागरूकता है, डिजिटल अवेयरनेस। डिजिटल अवेयरनेस बहुत ही जरूरी है कि हम किस तरह से जो है डिजिटल जागरूकता बढ़े। हम बहुत सारे आजकल जो आने वाला समय जो है वो जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का है, 21वीं सदी की हम दुनिया में रह रहे हैं। तो हम अगर मोबाइल या लैपटॉप या अन्य पाठ्य सामग्री भी जो है डिजिटलाइजेशन हो रहा है, उसका हो रहा है, तो कैसे हम छात्रों को बहुतायत में उपलब्ध करा सकते हैं, कैसे हम ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी जो है आपको, और इनमें सबसे बड़ी विशेषता कि इनको पढ़ाते पढ़ाते टीचर खुद दक्ष हो जाएगा, वो पढ़ा लेगा। वैकल्पिक विषय की अध्यापन व्यवस्था जो होगी वो कैसे होगी? कला संकाय वाले महाविद्यालय वाणिज्य के वैकल्पिक विषय स्थानीय स्रोत के माध्यम से, वाणिज्य संकाय वाले महाविद्यालय अर्थात वहां पे कला नहीं है, तो कला संकाय के वैकल्पिक विषय महाविद्यालय में उपलब्ध शिक्षकों के माध्यम से अध्यापन, तो इस तरह अध्यापन होगा। बहुसंकाय एवं विज्ञान संकाय, जैसे हमारा महाविद्यालय क्या है, वो मल्टीडिसिप्लिनरी का है, बहुसंकाय एवं विज्ञान संकाय का है। तो समस्त संकाय के वैकल्पिक विषय जो होंगे संभाग स्तर में स्थित होने के कारण ये जो है यहां पे लागू होंगे। मान लीजिए कुछ ऐसे विषय का चुनाव किया है जो इंजीनियरिंग से है, हमारे यहाँ का छात्र, या जो पॉलिटेक्निक से संबंधित है, तो हम इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचर और पॉलिटेक्निक कॉलेज के टीचर से भी मदद ले सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कला वाणिज्य विज्ञान संकाय के लोकप्रिय वैकल्पिक विषय इलेक्टिव के पाठ्यक्रमों के ई कंटेंट के रूप में विकसित कर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। ये भी है। अभी एफडीपी हुई थी, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ था, और फिर हम लोगों ने लिया था, मैं और डॉक्टर शंकर प्रसाद शुक्ला ने इसको जो है एफडीपी जो स्टेट हुई थी तो उसमें सहभागिता किया था। फिर आपके लिए एफडीपी, तो ई कंटेंट की बार बार बात की जा रही है कि जब आप, क्योंकि जैसे आपको बता दिया कि पूरा डिजिटलाइजेशन होगा आपकी पाठ्य सामग्री का, तो ई कंटेंट कैसे विकसित किया जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो हम फिर से आपको एक एफडीपी कराएंगे अपने स्तर पर। और ई कंटेंट, खासतौर से ई कंटेंट बहुत जरूरी है, कैसे आप डेवलप करेंगे और छात्रों तक कैसे आप पहुंचा सकेंगे, उस चीज को आपको बताया जाएगा। तो उसकी बस आपके अंदर सीखने की ललक होनी चाहिए, एक जज्बा होनी चाहिए। आप एक ऐसे महाविद्यालय के टीचर हैं जिसका पूरे मध्य प्रदेश में अपना गौरव स्थान है, और महाविद्यालय आपके हितों की सुरक्षा के लिए काफी चैतन्य है। तो हमें यह भी जरूरी है कि आप भी जागरूक होइए, आप भी चैतन्य होइए, और आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीखेंगे तो फिर ये समस्याएं आ सकती हैं। तो इसलिए जो है इन चीजों को हम, ये सपना तभी पूरा हो पाएगा हमारा इस नई शिक्षा नीति का, जब आप इसको पूरे मनोयोग से इसके साथ जुड़ेंगे। तो ई कंटेंट कैसे होगा ये भी आपको बताया जाएगा। इसमें मूल्यांकन पद्धति हमारी कैसे होगी? मूल्यांकन पद्धति, आंतरिक मूल्यांकन 25 अंक का होगा, त्रैमासिक परीक्षा भी होगी इसमें, और 13+12 इस तरह 25 अंक, त्रैमासिक परीक्षा के 13 अंक और 12 अंक, और कुल मिला के 25 अंक होंगे। जो लिखित परीक्षा होगी 75 अंक के होंगे, प्रति प्रश्न पत्र 75 अंक होंगे, 25 जो होगा आपका इंटरनल होगा। लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी, ये भी ध्यान में रखिए आप, कि पहले 3 घंटे का होता था, अब आपको 2 घंटे ही इन्विजिलेशन ड्यूटी करनी पड़ेगी। बहुत सारे चेहरे मुस्कुराने लगे कि भाई अब 1 घंटा कट कर दिया गया, अब 2 घंटे की होगी, लेकिन 2 घंटे में भी थोड़ा आपको कवायद करनी पड़ेगी, ऐसा न सोचिए, आपको करनी पड़ेगी सारी चीजें। तो इसमें 3 तरह के प्रश्न होंगे। एक अति लघु उत्तरीय होगा 9 अंक, पहले अभी तक हमारा था कि हम 10 प्रश्न पत्र या 20 प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होते थे, और फिर शॉर्ट टाइप होते थे, और फिर ये डिस्क्रिप्टिव होते थे, ऐसे टाइप होते थे। हमारे महाविद्यालय में 3 तरह के पहले भी संरचना थी,
लेकिन अब नई शिक्षा नीति में पहला क्या होगा, अति लघुत्तरी 3 into 3 9 अंक के होंगे, लघु उत्तरी 36 अंक के होंगे, और दीर्घ उत्तरी 2 करने पड़ेंगे जो 15 नंबर्स के होंगे। तो 3 अंक के आपके अति लघु उत्तरी होंगे, 9 अंक के आपके जो है लघु उत्तरी होंगे, 36 9 प्रश्न होंगे, 36 अंक के होंगे, और 15 मार्क्स जो है 15 मार्क्स के 2 प्रश्न पत्र करने पड़ेंगे, 9 मार्क्स के 4 प्रश्न पत्र करने पड़ेंगे, और 3 मार्क्स के 3 प्रश्न करने पड़ेंगे। और इस तरह से जो है आपके जो मूल्यांकन पद्धति होगी वो इस तरह से संयोजित हो जाएगी। तो 2 घंटे के स्थान पर 3 घंटे के स्थान पर 2 घंटे, और जो पहले जिस तरह से प्रश्न पत्र आते थे उसमें थोड़ा सा बदलाव करके उसको वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और डिस्क्रिप्टिव इस तरह से कर दिया गया है, ऐसा होगा। तो इस तरह से जो है ये सारी चीजें आज आपके साथ हमने शेयर किया, और जो हमारे मध्य प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदार का निर्देश था, उस निर्देशों के तहत कि हम किस तरह से जो है अपने टीचरों को बताएं, शिक्षकों को बताएं कि वो उनका कर्तव्य है कि वो अधिकाधिक अपने छात्रों को इसको समझा सके। तो ये समझाना है सिर्फ आपको, जो प्रथम वर्ष के छात्र आएंगे उनके लिए समझाना है। आपको जो ऑनर्स डिग्री ले रहे हैं इस समय, उनको आपको नहीं समझाना है। और मुझे विश्वास है कि नई शिक्षा नीति के संबंध में जो व्यापक दिशा निर्देश है वो दिशा निर्देश आपको और मिल जाएगी, 1-2 दिन में जहां तक है अपलोड हो जाएगा, और एक्सीलेंस और हमारे लिए, हमारे महाविद्यालय के लिए भी आ जाएगा वो दिशा निर्देश। तो उसके परिपालनार्थ अगर इसमें कोई परिवर्तन होता है हमारे महाविद्यालय के लिए तो वो आपको बताया जाएगा। और ये संभवतः जहां तक एक संभावना है कि एक्सीलेंस उत्कृष्टता संस्थान और ठाकुर रणमल सिंह महाविद्यालय के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम लागू होगा, 2 ही संस्थान है। तो आपके महाविद्यालय जैसे कल चर्चा हो रही थी, जब वहां मीटिंग में अटेंड किया था, तो जो बताया गया था कि चूंकि हर बार जब भी मीटिंग होती है तो कहा जाता है कि आपका महाविद्यालय तो मध्य प्रदेश का सिरमौर है। तो सिरमौर, हमने कहा कि हमारे यहाँ तो एक तहसील भी सिरमौर है। तो सिरमौर आपका महाविद्यालय है, और इसको सिरमौर बनाने में बहुत सारे आपकी लगन, आपकी कर्मठता ने जो है साथ दिया है। तो उसी लगन कर्मठता को अब भी जो है वो उनका ये मानना है, पूरा विश्वास है भोपाल का कि आपका जो अब जो एक्रीडिटेशन होगा तो वो A++ में आप जाइए, वो सारी चीजों को आप लाइए। तो ये जो सारी चीजें, जो नई शिक्षा नीति की जो पहल है, इस पहल को अगर हम निश्चित है इसका पालन करेंगे तो कोई भी सामग्री, कोई भी जो है ग्रेड हमको अचीव करने में कोई असुविधा नहीं होगी। इतना ही हमें आपको बताना था। आपने बहुत ही धैर्यपूर्वक हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत